आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है लाइट। देखो, जब हम अंधेरे में होते हैं तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। हमें ऑब्जेक्ट केवल तभी दिखाई देता है जब हम लाइट में आ जाते हैं। ठीक है, देखो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में से लाइट निकालते हैं, जिसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उन पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस वजह से ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम में देखो, ये है मिरर सरफेस। ठीक है, टॉर्च की हेल्प से जब हमने इस मिरर सरफेस पर लाइट डाली तो लाइट इस मिरर सरफेस से टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जो टॉर्च से लाइट डाली थी उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड जो लाइट रे इस मिरर सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में, उस लाइट रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में जो लिखा है वो वही लिखा है जो अभी आपको बताया। अब देखो, जब इंसिडेंट रे मिरर सरफेस के जिस पॉइंट पर मिलती है एंड रिफ्लेक्टेड रे मिरर सरफेस से जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, उस सेंटर को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, जो एंगल इस इंसिडेंट रे एंड इस नॉर्मल के बीच में बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो एंगल इस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करते हैं। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करते हैं। एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके राइट साइड में है, मिरर पे देखने पे वो ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, एंड जो ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट साइड में है, मिरर पे देखने पे वो ऑब्जेक्ट आपको आपके राइट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, तो जो ये इमेज मिरर से बन रही है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है वो राइट में दिखाई दे रहा है मिरर में, और जो ऑब्जेक्ट राइट में है वो मिरर में देखने पे लेफ्ट में दिख रहा है। तो इस तरह की जो ये फिनोमिना है इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, इस डायग्राम में देखो, ये है प्लेन मिरर जिसकी सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब इसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज आकर पड़ रही हैं। ठीक है, तो अब लाइट रेज आ रही हैं तो इस मिरर सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होंगी, तो इस मिरर सरफेस से ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन जो डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है कि जो ये प्लेन मिरर है इसकी सरफेस रफ है। ठीक है, तो जो लाइट इस पर पड़ रही है वो तो पैरेलली ही इस पर आकर पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो इर्रेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो, किसी भी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब दोनों डायग्राम को कंपेयर करो तो इसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलली। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो डिफ्यूज्ड वे में रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है कि क्या रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है, तो हाँ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है। इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये डायग्राम है पेरिस्कोप का। इसमें फर्स्ट मिरर इस एंगल में लगा है एंड सेकंड मिरर इस एंगल में लगा है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है एंड इस डायरेक्शन से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। पेरिस्कोप की जरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा, ये जेड शेप है ना, उल्टा जेड बना हुआ है ना। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू मिरर्स। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फर्स्ट मिरर पर दिखाई देगी। ठीक है, जो फर्स्ट मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका रिफ्लेक्शन सेकंड मिरर पर आएगा, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज सेकंड मिरर पर दिखाई देगी, जिसको हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसीलिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है सबमरीन्स में, टैंक्स में, इवन जो सोल्जर्स के बंकर होते हैं वहाँ पर भी बाहर की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ होता है।
नेक्स्ट है मल्टीपल इमेजेस। देखो नॉर्मली जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें सिंगल इमेज दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन जब दो मिरर्स को कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, मतलब आसपास रखा जाता है, तब हमें एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है, दोनों को साइड बाय साइड रखा गया है और इस तरह से रखा गया है कि दोनों जो मिरर हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। अब क्योंकि जो दोनों मिरर है साइड बाय साइड रखे हैं तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। नेक्स्ट है कि जो सनलाइट है वो वाइट कलर की होती है या फिर कलर्ड होती है। देखो जो सनलाइट है वो वाइट कलर की होती है, ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है और वो 7 कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। अब देखो जो सनलाइट है वाइट कलर की होती है, जब ये स्प्लिट होती है तो ये 7 कलर में स्प्लिट होती है और वो 7 कलर कौन से हैं, यही है वो 7 कलर जिनको विबग्योर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब वाइट लाइट यानी कि जो सनलाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट होती है तो लाइट की इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और देखो जो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है वो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसका एग्जाम्पल है रेनबो। आपने देखा होगा आसमान में जब रेनबो दिखाई देता है तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। वो 7 कलर इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो वाइट कलर है वो स्प्लिट हो रहा है 7 कलर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। देखो जो हमारी आई है उसकी स्ट्रक्चर रफली स्फेरिकल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आई की स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो सेंटर का पार्ट है उसके चारों तरफ वाइट पार्ट होता है, ठीक है। उस पार्ट को बोलते हैं स्कैलेरा। क्या बोलते हैं, स्कैलेरा। और जो ये सेंटर का पार्ट होता है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उस लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। अब जो ये स्कैलेरा एंड कॉर्निया हैं ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से। देखो हमारी आंख में जब मिट्टी चली जाती है या फिर कोई कीड़ा चला जाता है, जैसे मच्छर चला जाता है ना, तो ये हमारी आई को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। देखो जो सेंट्रल पार्ट होता है आई का उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और उसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो डार्क एंड मस्कुलर होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइरिस। देखो आइरिस के मेनली 2 काम होते हैं कि जो हमारी आइज का कलर है जैसे ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, ये जो कलर है ये आइरिस की वजह से ही होता है, ठीक है। सेकेंड काम क्या है आइरिस का कि ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखो जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो उस वक्त हमारी आंखें अपने आप ही बंद होने लगती हैं, ठीक है। वो इसलिए बंद होने लगती हैं क्योंकि जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं बहुत ज़्यादा लाइट में, ठीक है। लेकिन जब हम अंधेरे में होते हैं, हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, तो उन्हें देखने के लिए जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। तो इस तरह से जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखो अब इस आई के डायग्राम में देखो कि जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो सेंटर में है वो है कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आता है प्यूपिल, ठीक है, और प्यूपिल के बाद है लेंस। अब जो लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है वो कॉर्निया एंड प्यूपिल को क्रॉस करते हुए लेंस पर पड़ रही है, ठीक है। अब जो लेंस है वो उस लाइट को फोकस करता है रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर ही इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं लाइट में। उसके बाद रेटिना से ही सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा ना कि जो प्यूपिल है उसके बाद लेंस आता है, ठीक है। जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। लेंस के बाद आता है रेटिना। लेंस का काम क्या था कि लेंस ने लाइट को फोकस कर दिया रेटिना पे। अब रेटिना में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। जो ये नर्व सेल्स हैं जो लाइट की सेंसेशन थी उनको फील करती है और उन सेंसेशंस को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारी आईज में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। जो कोन सेल्स है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं एंड कोन सेल्स की वजह से ही हम कलर्स को देख पाते हैं, ठीक है। सेकंड है रॉड सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखो जो ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना होते हैं उनके बीच में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती है, ठीक है। और जो ये जंक्शन होता है
उस जगह पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उस जंक्शन को ही बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी चार्ट की हेल्प से एक बार हम आई की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझ लेते हैं। देखो, लाइट हमारी आई में जब एंटर करती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया पर जाती है। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, ठीक है। कॉर्निया से लाइट जाती है प्यूपिल पे। अब प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। जब बहुत कम लाइट होती है तो आइरिस प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब प्यूपिल से लाइट जाती है लेंस पे। लेंस के बाद लाइट जाती है रेटिना पे, ठीक है। अब रेटिना में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो लाइट की सेंसेशंस को फील करती हैं, ठीक है। अब इन सेंसेशन को जो ऑप्टिक नर्व है ये ब्रेन में सेंड कर देता है। देखो, किसी भी चीज़ को कंफर्टेबली पढ़ने के लिए आंखों एंड बुक के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसकी जो आई साइट है वो फॉगी हो गई है। उसकी आई साइट इसलिए फॉगी हो गई है क्योंकि जो उसकी आंख का लेंस है वो फॉगी हो गया है। फॉगी होने का मतलब ये है कि उसको कैटरैक्ट हो गया, यानी कि मोतियाबिंद हो गया। अब इसको कैसे सही किया जा सकता है? जो उसका फॉगी लेंस है यानी कि जो ओपेक लेंस है उसको हटा दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू एंड उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है आंख में। उसके बाद क्लियरली उस पर्सन को दिखने लगता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द आई। देखो, अगर डॉक्टर ने बोल दिया है किसी को कि आपकी आई साइट ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल स्पेक्टिकल्स लगाने चाहिए, ठीक है। हमारी आईज के लिए बहुत कम लाइट एंड बहुत ज़्यादा लाइट दोनों ही खराब होती हैं। अगर बहुत कम लाइट होगी तो हमारी आंखों में आई स्ट्रेन होगा एंड हेडेक होगा हमें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो रेटिना में इंजरी भी हो सकती है। उसके बाद है कि अगर हमारी आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो आंखों को रब नहीं करना चाहिए, सीधा क्लीन वाटर से आंखों को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है रीडिंग के टाइम पे बुक एंड आईज के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस होना चाहिए और नॉर्मल डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो पढ़ भी सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं। देखो, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से ही नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ में इंजरी हो जाती है और उसके बाद उन्हें नहीं दिखाई देता, ठीक है। ऐसे लोग जिन्हें नहीं दिखाई देता वो चीज़ों को कैसे पहचानते हैं? वो उन्हें छूकर पहचानते हैं एंड आवाज़ों से भी वो चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे मान लो 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों की आवाज़ों को अच्छे से पहचान लेंगे और वो बता देंगे कि किसने बोला, किसने क्या कहा, ठीक है। अब देखो, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए कुछ एड्स आते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके चीज़ों को समझने में। वो एड्स हैं नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं उनमें आते हैं विजुअल एड्स, मतलब वो पर्सन जिनको बहुत कम दिखाई देता है और विजुअल एड्स उनकी हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने में, ठीक है। सेकंड है टेक्चुअल एड्स, मतलब चीज़ों को छूकर पहचान करना चीज़ों की। थर्ड है ऑडिटरी एड्स, चीज़ों को सुनकर, ठीक है, किसी वॉइस को सुनकर या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनकर उनको पहचानना। सेकंड है ऑप्टिकल एड्स, इसमें क्या आता है? कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज एंड टेलीस्कोपिक एड्स। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम। क्या होता है? देखो, जो टेक्चुअल एड्स होते हैं उनमें आता है ब्रेल सिस्टम, ठीक है, किसी भी चीज़ को छूकर पहचान करना। इस सिस्टम को बनाया था लुईस ब्रेल ने, ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया है ब्रेल। अब इस ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स को कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को, किसी कॉमन वर्ड को या फिर ग्रामेटिकल साइन को, ठीक है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं ये ब्रेल सिस्टम को कैसे समझते हैं? ये सबसे पहले लेटर्स को समझते हैं, उसके बाद ये समझते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को एंड लेटर्स कॉम्बिनेशन को।